फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 21। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C21 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 21। इस प्रकार लिन बेईफान एक सुंदरी को साथ लेकर युद्ध पर चला गया। जब मो साम्राज्य के सम्राट को इसके बारे में पता चला तो उसने भी इस युवा सम्राट से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। इस समय दोनों देशों के बीच आसन महान युद्ध की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अंततः युद्ध शुरू होने वाला है। अरे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा या हारेगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये निश्चित रूप से मो किंगडम होने जा रहा है। बस उन्हें देखो, उन्होंने न्याय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए 400,000 मजबूत और मजबूत सैनिकों की एक सेना तैयार की है, जिनका मनोबल बहुत ऊंचा है। इस बीच जिया किंगडम के पास केवल 200,000 सैनिक हैं जो कम मनोबल वाले हैं। वे संभवतः कैसे जीत सकते हैं? वाकई। और सोचिए कि युद्ध के दौरान भी वह मूर्ख सम्राट अपनी पत्नी को नहीं भूल पाया। वह वास्तव में अक्षमता का प्रतीक है। अब यह देखना बाकी है कि जिया साम्राज्य कितने दिनों तक टिक पाता है। जिया साम्राज्य इतिहास बनने वाला है और उस मूर्ख सम्राट का अंत हो चुका है। लिन बेईफान की संभावनाओं के बारे में हर कोई निराशावादी था। कुछ जुआघरों ने तो सट्टा बाजार भी खोल दिया, जहां इस बात पर दांव लगाया जाता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस समय दोनों देशों ने पहले ही सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। मो साम्राज्य के सम्राट चांदी सफ़ेद कवच पहने हुए थे और एक सफ़ेद युद्ध के घोड़े पर सवार थे। लंबे और शक्तिशाली सेनापतियों और कमांडरों से घिरे हुए उनके पीछे मो साम्राज्य की विशाल और दुर्जय सेना थी, जो बहुत बहादुर और असाधारण दिख रही थी। इसके विपरीत लिन बेईफान शाही पोशाक पहने हुए थे और एक बहुत बड़ी गाड़ी में आराम से बैठे थे। उनके साथ सेनापतियों और कमांडरों की जगह हिजड़े और महल की नौकरानियां थीं। यहाँ तक कि उसने अपनी सुंदर पत्नी को अपनी बाहों में उठा रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह युद्ध के लिए नहीं बल्कि बसंत ऋतु में आराम से सैर करने आया हो। मो साम्राज्य के सम्राट ने घृणा से देखा और अवमानना के साथ कहा, ऐसे मूर्ख सम्राट के साथ इस लड़ाई में जीत निश्चित है और जिया साम्राज्य का पतन निश्चित है। महाराज, आप बहुत सच बोल रहे हैं। मो राज्य के अन्य सेनापति आत्मविश्वास से भरे हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो साम्राज्य का मनोबल और भी अधिक बढ़ गया। जिया की कमजोरी के बावजूद लिन बेईफान का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ, मो साम्राज्य की दूर की सेनाओं का सामना करते हुए, और सही ढंग से घोषणा की, मो साम्राज्य के सम्राट, आप विकृत शासन का अभ्यास करते हैं, मूर्ख और अक्षम हैं, राष्ट्र पर शासन करने या लोगों की सेवा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप बेतहाशा आक्रामक युद्ध छेड़ते हैं, एक ऐसा कार्य जो स्वर्ग और लोगों दोनों को क्रोधित करता है और पृथ्वी और आकाश को दुख पहुंचाता है। आज मैं सच्चे सम्राट के रूप में अन्याय को दंडित करने, भटके हुए लोगों को मारने और दुनिया में शांति बहाल करने के लिए स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा। मो राज्य का सम्राट अचंभित रह गया। मो राज्य के सेनापति अचंभित रह गए। मो राज्य के सैनिक अचंभित रह गए। यहाँ तक कि जिया साम्राज्य की पूरी सेना भी अचंभित रह गई। प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध वास्तव में कौन कार्य कर रहा है? आखिर मूर्ख और अयोग्य शासक कौन है? वास्तव में कौन है जो लोगों के लिए देश पर शासन करने के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि इसके बजाय आक्रामक युद्ध शुरू कर रहा है? वास्तव में सच्चा मूर्ख सम्राट कौन है? अब आप में ये दावा करने का साहस है कि आप स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहे हैं तथा विश्व में शांति बहाल कर रहे हैं। कितनी बेशर्मी है! कितना बेशर्म पागल है! मो साम्राज्य के सम्राट ने क्रोधित होकर शाप दिया, मूर्ख सम्राट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये स्पष्ट रूप से तुम ही थे जिन्होंने आक्रामक युद्ध की शुरुआत की थी, और हमारे पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विकृत कार्यों के असली अपराधी तुम ही हो। ये तुम ही हो जो अक्षम और अनैतिक हो। मैंने हमला तो किया, लेकिन क्या मैंने तुम्हें वह इलाका वापस नहीं लौटाया? तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है और हर कोई अच्छी तरह से रह रहा है। मुझे दोष देने का तुम्हें क्या अधिकार है? लिन बेईफान ने बेशर्मी से कहा। मो साम्राज्य का सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। इसे सुनिए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये किसी वास्तविक व्यक्ति के शब्द हैं? बस हमें हमारा क्षेत्र वापस कर दो और सब ठीक हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और आप कहते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपने हमारे देश की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है और आप अभी भी दावा करते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या आप समझते हैं कि यह बहुत अपमानजनक बात है? ऐसा अपमान किस देश को सहना पड़ा है? इस समय मो साम्राज्य के सम्राट को केवल बदला लेना था। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और चिल्लाया, मूर्ख सम्राट, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। आज या तो तुम या मैं। आज मैं तुम्हें, अन्यायी शासक को दंडित करने के लिए 400,000 की सेना का नेतृत्व करूंगा और जिया साम्राज्य की भूमि को समतल करूंगा। तानाशाह को वश में करो, जिया साम्राज्य की भूमि को समतल करो। तानाशाह को वश में करो, जिया साम्राज्य की भूमि को समतल करो। मो राज्य के सैनिकों ने दहाड़ लगाई, उनकी आवाज से आकाश हिल गया।
जिया साम्राज्य के सैनिकों में भय का कंपन महसूस हुआ। आनलुशान ने लिन बेईफान को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया कुछ शब्द कहें। बिल्कुल, लिन बेईफान ने सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया, जिया साम्राज्य के योद्धाओं, डरो मत। हम न्याय की सेना हैं, स्वर्ग हमारे साथ है, इस लड़ाई में जीत निश्चित है। मो साम्राज्य के सैनिक कागज के शेरों के अलावा कुछ नहीं हैं, आसानी से एक प्रहार से फाड़ दिए जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। यह आवाज़ पूरी सेना में फैल गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी के दिल में अनिश्चितता थी। इस समय मो साम्राज्य के सम्राट अब खुद को रोक नहीं पाए। अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए उन्होंने गरज कर कहा, मो साम्राज्य के योद्धाओं, युद्ध में मेरे पीछे आओ। हमारे अपमान का बदला लेने का दिन आज है। गौरव प्राप्त करने और अपनी विरासत स्थापित करने का समय अब है। आक्रमण करो। मो साम्राज्य की भव्य सेना एक शक्तिशाली हमले में आगे बढ़ी। जिया साम्राज्य के शिविर में सेनापति लिन बेईफान की ओर देख रहे थे, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। लिन बेईफान ने जोर से कहा, अच्छा, जिया साम्राज्य के बहादुर योद्धाओं, मो साम्राज्य ने अपना हमला शुरू कर दिया है। अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? अब मेरी आज्ञा मानो और पीछे हट जाओ। पीछे हटना। सेनापति और सैनिक अचंभित रह गए। सेनाओं के टकराव की शुरुआत के दौरान आप वास्तव में चाहते हैं कि हम पीछे हटें? N0 वे एल्बन को से अपडेट किया गया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 22। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C22 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 22। अब पीछे क्यों हट रहे हैं, महाराज? अनलुशान ने पूछा। युद्ध कला कहती है, पहले पूरी ताकत से वार करो, दूसरे पर कमजोर पड़ जाओ और तीसरे पर थक जाओ। लिन बेईफान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, इस समय दुश्मन की सेना हमारी सेना से दोगुनी है और उनका मनोबल अपने चरम पर है। उनका सामना करने से निश्चित रूप से भारी क्षति होगी, जो बेहद नासमझी होगी। अभी पीछे हटना और उनकी गति कम होने का इंतजार करना बेहतर है। फिर जब हम जोरदार हमला करेंगे तो निस्संदेह हमें बड़ी जीत हासिल होगी। एक बार फिर सेनापति और सैनिक अचंभित रह गए। इस समय आप वास्तव में हमारे सामने युद्ध कला का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सैन्य रणनीति का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। अभी जब दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं, तो ये राज्य की गति को दर्शाता है। जिस पक्ष की गति मजबूत होगी वही जीतेगा। हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार हम पीछे हट गए तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। ये हमें करारी हार की ओर ले जाएगा, ऐसी पराजय जिससे हम उबर नहीं पाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप भ्रमित हो तो कृपया अब ऐसा न होने दें। सेना और राज्य के मामले बच्चों का खेल नहीं है। महाराज, अब हम पीछे नहीं हट सकते। यदि हम अब पीछे हटे तो हमारा अंत हो जाएगा। अब हमें अपनी ताकत जुटाकर सीधे युद्ध का सामना करने की जरूरत है। मेरे मंत्रीगण, मैं आपके विचार समझता हूं, लेकिन युद्ध कला में भी यही कहा गया है, समय, भौगोलिक लाभ और मानवीय सामंजस्य। लिन बेईफान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अभी समय के बारे में बात नहीं करते हैं। उनके पास ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमारे पास संख्या में बढ़त नहीं है। इसलिए हमें जीत की संभावना के लिए अनुकूल इलाके की तलाश करनी चाहिए। इसलिए मैं पीछे हटना चाहता हूं। जब तक हम उन्हें अपने इलाके में लुभाने में सक्षम हैं, तब तक हमारे पास भौगोलिक लाभ होगा और हम मो किंगडम की सेना को हरा देंगे। सैनिक बहुत थक गए थे। कृपया महामहिम, आपने जो सैन्य रणनीतियां सीखी हैं उनका गलत प्रयोग करना बंद करें। अब सचमुच आपके लिए दिखावा करने का समय नहीं है। महाराज, हम सचमुच पीछे नहीं हट सकते। अब हमें कड़ा प्रतिकार करना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। महामहिम, कृपया पुनर्विचार करें। लिन बेईफान क्रोधित हो गया। बस, इस लड़ाई की कमान कौन संभाल रहा है, तुम या मैं अब पीछे हटने का आदेश देता हूं, और अगर तुम 1 मिनट भी देरी करोगे तो तुम्हारे साथ सैन्य कानून के तहत कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब हालात इस हद तक पहुंच गए कि सभी के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, महामहिम आदेश देते हैं, सभी सैनिकों को बिना किसी गलती के तुरंत पीछे हटना है। आदेश पाकर जिया साम्राज्य के सैनिक कुछ हद तक भ्रमित हो गए, फिर भी वे मुड़कर वापस भाग गए। पूरी प्रक्रिया काफी अव्यवस्थित थी। मो किंगडम की सेना ये देखकर बहुत उत्साहित हुई। महाराज, देखिए, जिया राज्य की सेना भाग रही है। वे हमारे मो राज्य के बहादुर योद्धाओं से स्पष्ट रूप से भयभीत हैं। मो राज्य के सम्राट ने जोर से ठहाका लगाया, मंत्री सच बोल रहे हैं। हमारी 400,000 की सेना बाघों की तरह भयंकर है। हमारे योद्धा ड्रैगन की तरह शक्तिशाली और अजेय हैं। ऐसी ताकत के सामने जिया राज्य की सेना कैसे नहीं भाग सकती थी? अपनी लंबी तलवार उठाते हुए वह उत्साह से चिल्लाया, मेरे आदेश से पूरी गति से पीछा करो। प्रत्येक हत्या के लिए 1 ताइल चांदी का इनाम, 3 के लिए 10 ताइल का इनाम, 10 के लिए 50 ताइल का इनाम और दस्ते के नेता का पद।
महामहिम आदेश देते हैं, पूरी गति से पीछा करो। प्रत्येक हत्या के लिए 1 टाइल चांदी का इनाम, 3 हत्याओं के लिए 10 टैल का इनाम, 10 हत्याओं के लिए 50 टैल का इनाम और दस्ते के नेता का पद। मोराज्य के सैनिक और भी अधिक रोमांचित हो गए और लड़ाई में कूदते समय चिल्लाने लगे। इस समय लिन बेईफान, जो भाग रहा था, ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। लाओ, मैं तुम्हें पृथ्वी ड्रैगन के पलटने का स्वाद चखाता हूँ। TLN, पृथ्वी ड्रैगन का पलटना इक्वल्स पृथ्वी का स्थानांतरण या गति। उसके मन में एम्पायर सैंडबॉक्स के बारे में विचार आए और उसने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। धमाका, गड़गड़ाहट, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और सभी दिशाओं में हिलने लगी। युद्ध में लगी दोनों सेनाएं अचंभित थीं। क्या हो रहा है? भूकंप? क्या जमीन हिल रही है? कहावत है कि जब तक ये तेज होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और जमीन में एक बड़ी दरार खुल गई। संयोगवश ये दरार ठीक उस सीमा रेखा पर दिखाई दी जहां दोनों सेनाएं युद्ध में लगी हुई थीं, मो साम्राज्य की आगे बढ़ती सेना के ठीक सामने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो राज्य के कई सैनिक अचानक उस दरार में गिर गए। मदद करो, मुझे जल्दी से बचाओ, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे बचाओ, एक चीख गूंज उठी। लेकिन अब जब हर कोई अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है तो वे किसी को कैसे बचा सकते हैं? इस एक दरार ने पल भर में हजारों लोगों को निगल लिया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मो साम्राज्य के सम्राट ने जो कुछ हुआ उसे देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, भय से लाल हो गए। नहीं, फिर भी इस समय पृथ्वी कांप रही थी। एक अत्यंत असंतुलित छलनी की तरह ये लगातार हिल रहा था। मो साम्राज्य के सभी सैनिकों को दरारों में छान रहा था। मुझे बचाओ, जल्दी करो, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। निराशा और विलाप की आवाजें आकाश और पृथ्वी पर छा गईं। मो साम्राज्य के सम्राट ने आंखें चौड़ी करके और क्रोधित होकर कहा, जल्दी करो, उन्हें बचाओ, जल्दी करो। महाराज, यहाँ बहुत अधिक लोग हैं, हम उन सभी को नहीं बचा सकते। जब वे बोल रहे थे, मो साम्राज्य के सम्राट के पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी। एक तेज गर्जना के साथ धरती फट गई और लोग और घोड़े दोनों तेजी से दरारों में गिर गए। महाराज, सावधान रहें, आपका सेवक आपको बचाने आ रहा है। तुरंत ही 2 यूनिट मास्टर्स मो राज्य सम्राट को बचाने के लिए नीचे पहुंचे। हालांकि घोड़े को बचाया नहीं जा सका, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। भूकंप तेजी से आया और उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गया। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय से अधिक समय तक नहीं चला। फिर भी इसने समुद्रों को शहतूत के खेतों में बदलने जैसे गंभीर परिवर्तन लाए। मो साम्राज्य और जिया साम्राज्य के बीच एक विशाल खाई थी, जहां मो साम्राज्य की पूरी 400,000 मजबूत सेना दफन हो गई थी। केवल मो साम्राज्य के सम्राट और कुछ जनरल और शक्तिशाली लोग ही जीवित बचे थे। मो साम्राज्य के सम्राट ने निराशा से दरार के पास घुटने टेक दिए, नीचे मो साम्राज्य की सेना को देखते हुए। उसका शरीर इस तरह हिल रहा था मानो गिरने वाला हो। उसकी आंखें लाल और आंसू भरी हुई थीं और उसने कहा, मेरी सेना खत्म हो गई है, मो साम्राज्य भी खत्म हो गया है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 23। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C23 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 23। उसी समय लिन बेईफान जिया साम्राज्य की भव्य सेना के साथ वापस आ गया। दरार के दूसरी ओर दुखी मो साम्राज्य सम्राट को और फिर खाई के भीतर मो साम्राज्य सैनिकों को देखते हुए वह हंस पड़ा। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी जिया सेना धार्मिकता की सेना है, जो स्वर्ग की इच्छा को क्रियान्वित करती है, और दिव्य सहायता से हमें ये लड़ाई जीतना तय था। देखो, क्या हम अभी नहीं जीते हैं? पृथ्वी ड्रैगन के एक ही चक्कर से मो किंगडम की सेना पलट गई। हम बिना किसी प्रयास के और आसानी से जीत गए। ये स्वर्ग की इच्छा है। हा। जिया साम्राज्य के सभी सैनिक अचंभित रह गए। उनके दिलों में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। क्या वे सचमुच एक धर्मी सेना थे, जिन्हें इस युद्ध को जीतने के लिए स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त था? लेकिन जिस क्षण उन्होंने आत्मसंतुष्ट लिन बेईफान को देखा, वह विचार तुरंत उनके मन से सबसे ऊंचे बादलों से भी दूर चला गया। स्वर्ग ऐसे मूर्ख सम्राट को कैसे आशीर्वाद दे सकता है? ये सचमुच अंधापन होगा। ये तो कहा ही जा सकता है कि इस मूर्ख सम्राट का भाग्य अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। जैसे ही वह भागा, भूकंप आ गया, जिससे वह बच गया, जबकि मो साम्राज्य की विशाल सेना नष्ट हो गई। अभाग्य, लेकिन ऐसे शब्द जोर से नहीं बोले जा सकते थे। अत्यधिक गर्वित लिन बेईफान का सामना करते हुए उन्होंने सर्वसम्मति से उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। पहला था अनलुशान। बड़े पेट के साथ वह चापलूसी से बोला, महाराज के शब्द सबसे सत्य हैं। हमारा अभियान स्वर्ग की इच्छा को पूरा करना है। हम न्याय की सेना है और इसीलिए स्वर्ग हमें अपनी सहायता देता है। हालांकि मेरा मानना है कि यह सब महामहिम के बुद्धिमान नेतृत्व से अविभाज्य है। महामहिम के मार्गदर्शन के बिना हम ये शानदार जीत हासिल नहीं कर पाते। महामहिम बुद्धिमान और बुद्धिमान हैं। फिर हेशन आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ये व्यक्ति दुनिया के तौर तरीकों का ज्यादा अनुभवी था और उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महाराज सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं और इसलिए स्वर्ग उनकी सहायता करता है, जिससे दुर्भाग्य आशीर्वाद में बदल जाता है और आपदा समृद्धि में बदल जाती है। केवल स्वर्ग का सच्चा पुत्र ही ऐसे आशीर्वाद का आनंद ले सकता है। उसके बाद अन्य सेनापति और अधिकारी आए, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक चापलूस और अधिक बेशर्म था। चापलूसी की झड़ी लग गई और लिन बेईफान को देखकर हंसी आ गई। हाँ, मेरे मंत्री समझदारी से बात करते हैं, सभी बहुत व्यवहारिक हैं। मुझे बहुत सुकून मिला है। वापस आने पर आप सभी को भरपूर इनाम मिलेगा। आपकी शाही कृपा के लिए धन्यवाद, भीड़ ने एक स्वर में कहा। उस समय लिन बेईफान ने अपनी तलवार खींची और चिल्लाया, ज़िया साम्राज्य के योद्धाओं, मो साम्राज्य की सेनाएं पराजित हो गई हैं और खतरा टल गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सेनाओं को उत्तर की ओर ले जाएं। सभी सैनिक मेरे पीछे आओ और आक्रमण करो। ज़िया राज्य के सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। मो राज्य की सेनाएं नष्ट हो जाने के बाद केवल कुछ ही पिछड़े हुए लोग और पराजित सेनापति बचे थे। क्या वे ये युद्ध नहीं जीत सकते थे? ये सैन्य कारनामों का एक उपहार है जिसे मुफ्त में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तुरंत ज़िया साम्राज्य की 200,000 मजबूत सेना बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ी और विपरीत तट पर हमला कर दिया। मो साम्राज्य के सम्राट और शेष सेनापति ये दृश्य देखकर भय से पीले पड़ गए। जल्दी करो, हमें भागना होगा। अपनी पराजित सेना के अवशेषों का नेतृत्व करते हुए वे मो साम्राज्य की ओर भाग गए। दूसरी ओर लिन बेईफान ने 200,000 सैनिकों वाली सेना का नेतृत्व करते हुए एक बार फिर मो साम्राज्य के क्षेत्र को ज़िया साम्राज्य के मानचित्र में शामिल कर लिया। इस युद्ध का परिणाम मानो पंख लगाकर पूरे देश में तेजी से फैल गया। हर कोई दंग रह गया। ज़िया किंगडम वास्तव में जीता। वाह, बिल्कुल अप्रत्याशित। ज़िया किंगडम में भूकंप आया, जमीन फट गई और दो देशों के बीच युद्ध के मैदान में एक दरार दिखाई दी, जिसने मो किंगडम की 400,000 की सेना को निगल लिया, जबकि ज़िया किंगडम के सैनिक सुरक्षित रहे। भाग्य को अलौकिक शक्तियों से नहीं हराया जा सकता। ऐसी घटना की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो किंगडम की किस्मत बहुत खराब है ना? सबसे पहले लोहे की खदान के ढहने से उनके 200,000 सैनिक मारे गए। अब भूकंप ने 400,000 और सैनिकों को लील लिया है, जिससे राष्ट्र अपंग हो गया है। ये दयनीय है। क्या हमें ये कहना चाहिए कि यह मूर्ख सम्राट अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है? सभी बाधाओं के बावजूद स्थिति को बदलने में सक्षम होने के कारण। यह मूर्ख सम्राट जिसका जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए था, कितनी दुख की बात है। सबने अपना सिर हिलाया। लड़ाई बहुत विचित्र थी। जिन्हें जीतना चाहिए था वे नहीं जीत पाए और जिन्हें नहीं जीतना चाहिए था वे सारी जीते ले गए। जिन्हें मरना चाहिए था वे नहीं मरे और जिन्हें नहीं मरना चाहिए था वे सब चले गए। इस मूर्ख सम्राट ने अपने पिछले जन्म में कितने पुण्य अर्जित किए थे और उसने इतना भाग्य अर्जित किया था कि उसे ऐसा स्वर्ग विरोधी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय लिन बेईफान अभी भी मो साम्राज्य पर हमला करने के लिए बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। चूंकि मो साम्राज्य की सैन्य शक्तियां लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं तथा शेष सैनिकों ने प्रतिरोध करने की इच्छा खो दी थी और लड़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए लिन बेईफान को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने एक के बाद एक शहरों पर विजय प्राप्त की। एक सप्ताह से भी कम समय में वह मो किंगडम की राजधानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। इस समय लिन बेईफान अपनी विशाल सेना के साथ शहर के द्वार तक जा रहा था। यद्यपि मो साम्राज्य की राजधानी में अभी भी लगभग 200,000 सैनिक थे जो ज़िया साम्राज्य के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े होने में पूरी तरह सक्षम थे, वे लिन बेईफान से पूरी तरह से भयभीत हो गए थे और अब वे शहर के द्वारों को मजबूती से बंद करके राजधानी शहर की रक्षा कर रहे थे। लिन बेईफान ने चिल्लाते हुए कहा, बूढ़े आदमी लॉन्ग यू, मो किंगडम के सम्राट का सम्मानित नाम, मुझे पता है कि तुम शहर में छिपे हो। तुम लड़ने में अच्छे नहीं हो लेकिन दौड़ने में काफ़ी अच्छे हो, है ना? अब से तुम्हें लॉन्ग यू नहीं कहा जाना चाहिए, लॉन्ग पाव पाव तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। TLN पो इक्वल्स रन। मो साम्राज्य के सम्राट को बहुत अपमान महसूस हुआ। युद्ध की कमान स्वयं संभालने के बावजूद वह न केवल विजय प्राप्त करने में असफल रहे बल्कि उन्हें शर्मनाक तरीके से पराजित होना पड़ा और दुश्मन द्वारा भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी सारी प्रतिष्ठा चली गई। इसके अलावा ये दूसरी बार है जब यह क्षेत्र खो दिया गया है। क्या ये सोचना कि वह एक मूर्ख सम्राट से लगातार 2 बार पराजित हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस मूर्ख सम्राट से भी बदतर है। ये शर्म असहनीय है, इतनी अधिक कि वह आत्महत्या करने की सोच रहा है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 24। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C24 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 24। मूर्ख सम्राट, अपने आप को घमंडी महसूस मत करो।
मो साम्राज्य के सम्राट ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, मेरी हार का कारण केवल दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं भाग्य से पराजित हुआ हूँ, न कि तुम्हारे द्वारा। मुझे एक और मौका दो और मैं निश्चित रूप से अपनी सेना को दक्षिण की ओर ले जाऊंगा, जिया साम्राज्य को ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारा सिर ले आऊंगा। पराजित होने पर भी किसी को अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। लिन बेईफान ने ठहाका लगाया, लॉन्ग पाओ पाओ, बेकार की बातें बंद करो। अब तुम्हारे पास सेना की कमी है और तुम अपने इलाके भी खो चुके हो। क्या तुम मो किंगडम को बचा पाओगे, ये सवाल ही है। मो राज्य के सम्राट का मन भारी हो गया। लिन बेईफान सही था, उसने 600,000 सैनिक खो दिए थे और अब राजधानी शहर की रक्षा के लिए केवल 200,000 सैनिक बचे थे, जो लिन बेईफान से भी कम थे। ये वाकई बहुत बड़ा मोटा टुकड़ा था। अगर जिया साम्राज्य हमला नहीं भी करता तो भी पड़ोसी राज्य इसे पाने की लालसा रखते। केवल 200,000 सैनिकों के साथ एक राष्ट्र की रक्षा करना बहुत कठिन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक समय अनुकूल परिस्थितियां इस तरह कैसे बदल गईं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे देवताओं और मनुष्यों दोनों को ठेस पहुंचे। सिंहासन पर बैठने के बाद से ही उसने अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम किया था। हालांकि उसे एक बुद्धिमान शासक नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक औसत दर्जे का शासक नहीं था और वह उस मूर्ख सम्राट से कहीं बेहतर था। लेकिन स्वर्ग ने उस मूर्ख सम्राट का पक्ष क्यों लिया और उसका नहीं? मो साम्राज्य के सम्राट ने हठपूर्वक कहा, हमारा मो साम्राज्य बहुत बड़ा है और हमारी सेना बहुत मजबूत है, हम निश्चित रूप से अपनी जमीन पर डटे रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो बस हमला करके देखें कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं या नहीं। लिन बेईफान ने कहा, मैं बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहता। हाथ हिलाकर उसने आदेश दिया, सेना वापस लौट जाओ, हम राजधानी की ओर लौट रहे हैं। सब लोग अचंभित थे, महाराज, क्या हम सचमुच वापस जा रहे हैं और अब और नहीं लड़ेंगे? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, बेशक। हालांकि मो किंगडम बुरी तरह से पराजित हो चुका है, लेकिन वे राजधानी शहर की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। उनकी सैन्य शक्ति हमारे बराबर है और उन्हें शहर की रक्षा करने का लाभ है। उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। लड़ाई जारी रखने से अनिवार्य रूप से भारी नुकसान होगा, जो मैं नहीं देखना चाहता। सभी जनरलों ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। महाराज जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है, लेकिन हमने जो इलाके जीते हैं उनका क्या? अनलुशान ने पूछा। लिन बेईफान ने अपने हाथ से एक बड़ा इशारा किया, हम उनमें से किसी को भी नहीं चाहते हैं। सेनापति सभी अचंभित थे, क्या? क्यों नहीं? ये वह क्षेत्र था जिसके लिए उन्होंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी। वे इसे कैसे छोड़ सकते थे? लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि हमारी कुल सैन्य शक्ति केवल 200,000 है, हम इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मो किंगडम निश्चित रूप से चैन से नहीं सोएगा और पड़ोसी राज्य चुपचाप खड़े होकर नहीं देखेंगे। अगर हम इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो हमें हर तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और दबाव बहुत ज्यादा होगा। ये हमारे राष्ट्र के पतन के बीज बो देगा। हमारा जिया साम्राज्य छोटा है और हमारी सेना कमजोर है, ये सभी मोर्चों पर दुश्मन बनाने का समय नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र के टुकड़े को न चाहना ही बेहतर है। सभी ने फिर से सिर हिलाया, लिन बेईफान की बातों से सहमति जताते हुए। वे मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस मूर्ख सम्राट की दूरदर्शिता इतनी तीव्र थी कि अचानक ही वे अपने सामने खड़े सम्राट को देख पाने में असमर्थ हो गए। कभी कभी वह विशेष रूप से मूर्ख होता था और कभी कभी वह असाधारण रूप से बुद्धिमान होता था। सचमुच यह एक बहुत ही जटिल विरोधाभास है। लेकिन महाराज, सैनिकों ने इस भूमि को जीतने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हम सब कुछ यूं ही नहीं छोड़ सकते, किसी ने सलाह दी। लिन बेईफान मन ही मन मुस्कुराया। उसने पहले ही सबसे बड़ा लाभ उठा लिया था। यह जमीन अब एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं थी। इसे लेने का क्या फायदा था? यह आसानी से विभिन्न शक्तियों की लालच को जगा देगा। बेहतर है कि इसे बिल्कुल न लें। ठीक है मेरे मंत्रियों, चलो वापस लौटते हैं। रास्ते में हमें जो भी कीमती चीजें मिलेंगी उन्हें ले लो। इसके अलावा मैं वादा करता हूं कि एक बार जब हम वापस लौटेंगे तो मैं आप में से प्रत्येक को आपके योगदान के आधार पर निश्चित रूप से पुरस्कृत करूंगा। अंत में लिन बेईफान के नेतृत्व में सभी लोग विजयी होकर राजधानी लौट आए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इस युद्ध का अंतिम परिणाम पूरे देश में फैल गया। मो साम्राज्य के सम्राट को लिन बेईफान ने पूरी तरह से पराजित कर दिया, जिसने उसके खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया, जिससे उसे राजधानी शहर में एक अव्यवस्थित और अपमानजनक वापसी में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैनिकों और जनरलों की भारी क्षति और प्रतिरोध करने में असमर्थ होने के कारण मो साम्राज्य का पूरा क्षेत्र गिर गया। केवल मो साम्राज्य की राजधानी शहर ही बचा। हालांकि जिया साम्राज्य की सेना मो साम्राज्य की राजधानी तक पहुंचने के बाद वापस चली गई। उन्होंने विजित प्रदेशों को भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि सब कुछ वापस कर दिया। इस युद्ध में सबसे बड़ा लाभार्थी निस्संदेह मूर्ख सम्राट लिन बेईफान था। उसने न केवल अपनी भूमि की रक्षा की, बल्कि उसने मो किंगडम के क्षेत्र पर दूसरी बार आक्रमण भी किया। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने बहुमूल्य वस्तुओं का खजाना भी लूट लिया।
मौ साम्राज्य के सम्राट को भारी क्षति हुई। 1 महीने से भी कम समय में उसके 600,000 सैनिक मारे गए और राष्ट्र की शक्ति बहुत कम हो गई। इसके अलावा लगातार 2 बार क्षेत्र खोने तथा राजधानी शहर तक पीछा किए जाने तथा अन्य सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने के कारण उसने प्रतिष्ठा और सामर्थ्य दोनों खो दिए। लांग पाओपाओ का नाम पूरे देश में हंसी का पात्र बन गया और दूर दूर तक फैल गया। वापस आते समय लिन बेइफान अपनी पत्नी के साथ लिपटा हुआ था, उसकी कोमलता का आनंद ले रहा था, जबकि उसके मन में एम्पायर सैंडबॉक्स की तस्वीर उभर रही थी। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 640,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 240,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 81 मिलियन टेल, 1 लौह खदान, 2 कोयला खदान, 1 तांबा खदान। जनसंख्या 2.8 मिलियन। अमीर लोग 1%, आम लोग 18%, गरीब लोग 71%। सैन्य शक्ति 300,000, 2 इन्नेट स्तर, 200 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 640। लघु राज्य स्तर। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 25। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C25 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 25। सबसे पहले प्रादेशिक क्षेत्र का आकार लगभग 2 गुना हो गया है। इसी प्रकार कृषि योग्य भूमि भी 2 गुने से अधिक बढ़ गई है, लेकिन उन उपजाऊ मिट्टी को लिन बेइफान द्वारा पहले ही जिया साम्राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। घरेलू संसाधनों में करीब 30 मिलियन टेल की वृद्धि हुई है, जो 80 मिलियन टेल से अधिक हो गई है। यह उनके हालिया अभियान से सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे उनका देश तेजी से समृद्ध हो रहा है। इस प्रकार समग्र राष्ट्रीय शक्ति में लगभग 200 अंकों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 50% की वृद्धि है। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। हालांकि लिन बेइफान का मानना है कि मौजूदा घरेलू स्थिरता और देश के संसाधनों के साथ ये निश्चित रूप से कई लोगों को वापस लौटने के लिए आकर्षित करेगा और जनसंख्या का मुद्दा जल्द ही फिर से भर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए हमारे विकास का ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक विकास, घरेलू संसाधनों का जोरदार दोहन, नागरिकों को वापस लौटने के लिए आकर्षित करना, जनसंख्या संरचना का अनुकूलन करना और लोगों को समृद्ध बनाना होगा। साथ ही हमें सेना की भर्ती और विस्तार करके सैन्य शक्ति भी बढ़ानी होगी। लिन बेइफान ने आगामी समय के लिए विकास की रूपरेखा तय कर दी है। डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है आपकी ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ती है। इनाम के तौर पर आपकी साधना का स्तर इन्नेट रियल मेस्ट्रल QE स्तर तक बढ़ा दिया गया है। लिन बेइफान के भीतर एक भयानक शक्ति उमड़ने लगी। लिन बेइफान की ताकत ज्यामितीय गुणकों से बढ़नी चाहिए। जब सब कुछ स्थिर हो गया तो लिन बेइफान की ताकत पहले से अतुलनीय थी। इन्नेट रियल मेस्ट्रल QE स्तर। लिन बेइफान बेहद उत्साहित था। ये जन्मजात क्षेत्र का दूसरा स्तर है जो व्यक्ति को सूक्ष्म QE प्रदान करता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एस्ट्रल QE एक सुरक्षात्मक आभा के समान है जो अपने स्वामी की बहुत मजबूत रक्षा के साथ स्वचालित रूप से रक्षा करने में सक्षम है, जिसे केवल दिव्य हथियार ही भेद सकते हैं। एस्ट्रल QE को भेदने के लिए या तो व्यक्ति को एस्ट्रल QE स्तर पर एक मजबूत अभ्यासी होना चाहिए या फिर उसके पास सुरक्षा को भेदने के लिए एक दिव्य हथियार होना चाहिए। ऐसी ताकत के साथ कोई भी एक छोटे से राज्य के भीतर पूरी तरह से हावी हो सकता है, किसी के पास कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा 20 वर्ष की आयु में एस्ट्रल QE स्तर तक पहुंचना दुनिया में सर्वोत्तम में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि याओ जो एक असाधारण पृष्ठभूमि से आती है, वर्तमान में केवल ट्रू QE स्तर के शिखर पर है। TLN सहज क्षेत्र, ट्रू QE, एस्ट्रल QE, इंपीरियल QE। बहुत बढ़िया, इस बार लाभ जबरदस्त है। लिन बेइफान बहुत प्रसन्न था, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और वह अब और भी अधिक चिंता मुक्त हो सकता था। 3 या 4 दिनों के बाद लिन बेइफान अंततः राजधानी शहर लौट आया। याओ लिन बेइफान का स्वागत करने के लिए शहर के द्वार पर थी और उसने बहुत आश्चर्य से कहा, तुम वास्तव में युद्ध जीतकर वापस आ गए हो। जब मुझे पहली बार यह खबर मिली तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे यकीन होने से पहले कई लोगों से पूछना पड़ा। बेशक, क्योंकि हम न्याय की सेना हैं और स्वाभाविक रूप से न्याय की सेना को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। लिन बेइफान ने पूरी गंभीरता से कहा। बकवास, ये तो बस किस्मत है। याओ ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारे जैसे मूर्ख सम्राट के लिए ये स्वर्ग की दया है कि तुम्हें नहीं ले जाया गया। इस समय हेशियन अपना सिर ऊंचा करके चला आया। भूकंप के बाद मैंने तुम्हें लोगों को सांत्वना देने के लिए एन किंगडम लौटने का आदेश दिया था। अब स्थिति क्या है, नुकसान क्या है? लिन बेइफान ने चिंता से पूछा, हालांकि वह पहले से ही स्थिति जानता था, फिर भी उसे एक नाटक करना था। हेशियन ने झुककर ऊंची आवाज में बताया, महाराज, हालांकि भूकंप आया था, लेकिन घरेलू आयाम छोटा था। कुछ घरों के ढहने और जमीन में दरार पड़ने के अलावा लोगों में कोई हताहत नहीं हुआ।
अब सभी भूकंप से उबर चुके हैं, खेती किसानी और उत्पादन का प्रबंधन शुरू कर दिया है। सब कुछ सामान्य हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान बहुत खुश हुआ। अच्छा, हेशेन ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास आपको बताने के लिए एक और खुशखबरी है। लिन बेईफान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या अच्छी खबर है? बोलो। हेशेन ने याओ याओ की ओर देखा, जिसमें कुछ अनिच्छा दिख रही थी। लिन बेईफान हंसे, याओ याओ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बस कह दो। याओ याओ ने बड़ी खुशी के साथ सुना। लिन बेईफान की ओर उसकी नज़र नरम पड़ गई और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ महाराज, हेशेन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उत्साहित होकर कहा, भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आपके विनम्र सेवक के लौटने के बाद मैंने भूकंप की दरारों का निरीक्षण करने के लिए लोगों को भेजा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके विनम्र सेवक ने क्या खोजा है? आपने क्या खोज की है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हेशेन ने अपनी बाहें फैलाते हुए बहुत उत्साह से कहा, आपके विनम्र सेवक ने इन दरारों के बीच कोयले, तांबे और यहाँ तक कि चांदी की खदानों की एक बड़ी मात्रा की खोज की है। कुछ अज्ञात खनिज भी हैं जो पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये खनिज संसाधन आमतौर पर जमीन के नीचे दबे होते हैं, लेकिन भूकंप के बाद ये सभी उजागर हो गए हैं। महाराज, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वर्ग ज़िया साम्राज्य को आशीर्वाद देता है, स्वर्ग महामहिम को आशीर्वाद देता है। हेशेन ने ऊंची आवाज में कहा, और प्रशंसा की ऐसी धारा बहाई मानो वह इंद्रधनुष की तरह आसान हो। लिन बेईफान इस चापलूसी से बहुत खुश हुआ। मंत्री है, क्या आपकी बात सच है? क्या आपने वाकई बड़ी मात्रा में खनिजों की खोज की है? मैं आपकी महारानी को धोखा देने की हिम्मत कैसे करूं? आपका विनम्र सेवक तो अपना सिर दांव पर लगा देगा। हेशेन ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए विश्वास से कहा, अगर महारानी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। लिन बेईफान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, चलो हम खुद जाकर देखते हैं। अगर यह वैसा ही है जैसा तुम कहते हो तो तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराज, आपका विनम्र सेवक आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 26। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C26 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 26। भीड़ जल्दी ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। अपने पैरों के नीचे जमीन में बड़ी दरार की ओर इशारा करते हुए हेशेन ने प्रसन्नता से कहा, महाराज कृपया देखें, यहाँ नीचे एक लौहयस्क भंडार दबा हुआ है जो गुणवत्ता के मामले में हुआझो लौह खदान के समान ही है। इसके अलावा ये सब उजागर है जिससे इसे इकट्ठा करना और भी आसान हो जाता है। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान दी। ये हुआझो लौह खदान से निकला अयस्क है जिसे मैं यहाँ लाया हूँ। बुरा नहीं, क्या और भी कुछ है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक महामहिम, कृपया आगे बढ़ें। लगभग आधे घंटे बाद वे एक अन्य दरार पर पहुंचे। हेशेन ने दीवार पर लगे अयस्क की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा, महाराज देखिए, ये चांदी की खदान है। अगर यह भूकंप न होता तो हम इसे कभी नहीं खोज पाते। इसमें चांदी की मात्रा बहुत अधिक है और यह बड़ी मात्रा में है, साथ ही इसे निकालना भी आसान है। जब तक हम इसे खनन करके परिष्कृत करते रहेंगे हमारे ज़िया साम्राज्य में चांदी की कभी कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। लिन बेईफान ने फिर से संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या और भी कुछ है? हाँ महाराज, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद हेशेन ने लिन बेईफान और अन्य लोगों को कैपिटल सिटी के पास भूकंप की दरारों के बीच ले जाकर एक के बाद एक खनिज भंडारों की ओर इशारा किया। वहां तांबे की खदानें, चांदी की खदानें, लोहे की खदानें, कोयले की खदानें थीं। वस्तुतः प्रत्येक दरार के लिए एक खदान मौजूद है। वहां इतने अधिक खनिज थे कि उनका अन्वेषण पूरा होने से पहले ही अंधेरा हो गया और उन्हें रात्रि भोजन के लिए वापस जाना पड़ा। वापसी के रास्ते में हेशेन ने रिपोर्ट जारी रखी, महाराज, ये सिर्फ राजधानी शहर के पास के खनिज संसाधन हैं। राजधानी शहर से परे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वे इतने दूर हैं कि मैं आपको हर एक को नहीं दिखा सकता। इस बार खनिज संसाधनों ने कई अलग अलग विशेषताएं दिखाई हैं। क्या विशेषताएं हैं? मुझे उनके बारे में बताओ, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले, खनिज संसाधन अत्यधिक संकेंद्रित हैं, मुख्य रूप से राजधानी शहर के आसपास देश भर में केवल कुछ ही बिखरे हुए हैं। शहर के द्वार से उन तक पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। यह उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था। बेशक, सबसे अच्छी चीज़ों को घर के करीब ही रखा जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ खनिज संसाधनों की एक विस्तृत विविधता है जिसमें तांबे की खदानें, लोहे की खदानें, कोयले की खदानें इत्यादि शामिल हैं। हमें जितने भी खनिजों की ज़रूरत है वे सभी यहाँ पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न खनिज एक साथ केंद्रित हैं जो वास्तव में एक चमत्कार है। लिन बेईफान ने फिर सिर हिलाया। सचमुच यह एक चमत्कार है। प्राकृतिक परिस्थितियों में ये खनिज एक साथ नहीं पाए जाएंगे।
लेकिन रेत की मेज पर उनके नियंत्रण में ये सब संभव हो सका। तीसरा, ये खनिज संसाधन ज़्यादातर खुले गड्ढे वाले हैं और राजधानी शहर के बहुत नज़दीक हैं, जिससे खनन बेहद सुविधाजनक है। इससे जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की बहुत बचत होती है। इसके अलावा खनिजों का संकेंद्रण हमें जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की एक और महत्वपूर्ण मात्रा भी बचाता है। लिन बेइफान ने फिर सिर हिलाया, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से उसका काम था, सब कुछ जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को बचाने के लिए। वह जितना अधिक बचत करेगा उतना अधिक कमाएगा। महाराज, यहाँ बहुत सारे खनिज हैं और विविधता बहुत बड़ी है। आपके विनम्र सेवक ने पहले ही उनके मूल्य का अनुमान लगाने और उनका मिलान करने के लिए पेशेवरों को भेज दिया है। महाराज, क्या आपको पता है कि इन सभी खनिज संसाधनों की कुल कीमत कितनी है? कितना? लिन बेइफान ने पूछा। अपने हृदय में उमड़ते उत्साह को दबाते हुए हेशेन ने उत्तर दिया, महाराज, इन खनिज संसाधनों का कुल मूल्य 20 मिलियन टेल चांदी के बराबर है। उसके पास बैठी याओयाओ घबरा गई और बोली, 20 मिलियन टेल चांदी? इतना? लिन बेइफान ने चुपके से मुस्कुराकर कहा, इसमें इतना क्या है? मेरे पास अभी भी आधे से अधिक खनिज संसाधन हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए सोने की खदानों को ही लीजिए, वे और भी अधिक मूल्यवान हैं। लेकिन इसे उजागर करना अच्छा नहीं है, अन्यथा यह महाशक्तियों की लालच को आकर्षित करेगा। वहाँ और अधिक है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेशेन ने ऊंची आवाज में कहा, हमने अभी केवल एक प्रारंभिक अनुमान लगाया है और अभी भी बहुत सारे अयस्क जमीन के नीचे दबे हुए हैं जिनका सही आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुल मूल्य निश्चित रूप से 20 मिलियन टेल से अधिक है। याओयाओ ने एक और तेज सांस ली, 20 मिलियन से अधिक टेल्स। फिर उसने लिन बेइफान की बांह पकड़ ली और उत्साह से कहा, खनिज संसाधन 20 मिलियन टेल से भी ज्यादा के हैं। छोटे मूर्ख सम्राट, तुम अमीर हो गए हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने अमीर हो गए हो? लिन बेइफान ने आदेश दिया, शांत हो जाओ। ये सिर्फ 20 मिलियन से अधिक टेल के खनिज संसाधन हैं, इसमें उत्साहित होने की क्या बात है? मैं रोमांचित कैसे ना हो जाऊं? याओयाओ ने बहुत उत्साह से कहा, 20 मिलियन टेल से ज्यादा खनिज संसाधन हैं और इसमें हर तरह के संसाधन हैं। क्या आपको पता है कि यह कितना पैसा है? याओयाओ खुद के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने इतनी मेहनत की थी और केवल कुछ मिलियन टेल चांदी ही कमा पाई थी। लेकिन दूसरी पार्टी का क्या? उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किए थे, अक्सर लोगों को नाराज किया था और उनके राष्ट्र का विनाश निकट प्रतीत हो रहा था। फिर भी भूकंप के बाद न केवल राष्ट्रीय विनाश का संकट टल गया, बल्कि उन्होंने 20 मिलियन से अधिक टेल कमाकर बहुत धन भी कमाया। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। क्या ये संभव है कि यह व्यक्ति सचमुच स्वर्ग का प्रिय बच्चा था? इतना पसंदीदा। याओयाओ जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक वह अंदर से अन्याय महसूस करती। मैं प्यारी राजकुमारी याओयाओ हूँ, सभी मुझे प्यार करते हैं और फिर भी मैं इस छोटे मूर्ख सम्राट से तुलना नहीं कर सकती। क्रोधित होकर उसने लिन बेइफान का हाथ पकड़ लिया और उसे काट लिया। लिन बेइफान चिल्लाया, याओयाओ, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस तुम्हें काटने का मन कर रहा है। लिन बेइफान, ओह ओह ओह, बहुत दर्द हो रहा है। उनके पास बैठे हुए हेशिन ने खांसते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 27। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C27 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 27। कुछ क्षण बाद याओयाओ ने लिन बेइफान के सूजे हुए हाथ की मालिश करने में मदद की, जबकि हेशेन ने रिपोर्टिंग जारी रखी। हेशेन ने गंभीरता से कहा, महाराज, भूकंप से हमारे लोगों को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से हमें कई खनिज संसाधनों की खोज करने का मौका मिला है। क्या आप समझते हैं कि इन सब का क्या मतलब है? और इसका क्या मतलब है, मंत्री जी? लिन बेइफान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। इसका मतलब है, हेशेन ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, आप वास्तव में भाग्य के पुत्र हैं। यही कारण है कि विपत्ति सौभाग्य में बदल जाती है और दुर्भाग्य आशीर्वाद में। महाराज अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। लिन बेइफान खुद को रोक नहीं पाए और गर्व से हंस पड़ी। मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भाग्य का पुत्र हूँ, इसलिए मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है। वास्तव में मैं स्वर्गीय पिता का पसंदीदा बच्चा हूँ। हा हा, ये बहुत रोमांचक है। याओयाओ ने गुस्से में आकर लिन बेइफान का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे काट लिया। लिन बेइफान, ओह ओह ओह। हेशेन ने एक बार फिर खांसते हुए अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया। एक क्षण के बाद याओयाओ ने लिन बेइफान के सूजे हुए हाथ की मालिश करना जारी रखा। लिन बेइफान ने अपना दूसरा हाथ हेशेन के कंधे पर रखते हुए संतोष व्यक्त किया, मंत्री जी, आपने इस दौरान बहुत मेहनत की है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं उन्हें अपने दिल में रखूंगा। हेशेन बहुत खुश हुआ। महाराज, आपके अनुग्रहपूर्ण उपकार के लिए धन्यवाद।
उसने हमेशा बहुत मेहनत की है, क्या ये सब इसीलिए तो नहीं है? उनकी सफलता की तीव्र गति बस निकट ही है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सम्मान देने का समय आ गया। सिविल और सैन्य अधिकारियों की पूरी अदालत की उपस्थिति में लिन बेइफान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, हेशेन और मंत्री अपने खिताब प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं यहाँ हूँ। हेशेन खुशी से आगे बढ़ा। इस अवधि के दौरान मंत्री हेशेन ने सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ हड़ताल करने, राष्ट्रीय अराजकता के समय में जनता की भावनाओं को स्थिर करने, राज्य के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनकी निष्ठा और बहादुरी सराहनीय है और उनकी योग्यताएं उत्कृष्ट हैं। इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर आपको राजस्व मंत्री के रूप में नियुक्त करता हूं। ये बता दें। धन्यवाद महाराज, हेशेन ने जोर से कहा। मंत्री जी, अब से आप राजस्व मंत्रालय के प्रभारी होंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन है, जितनी जल्दी हो सके जुताई और खेती शुरू करने के लिए जनशक्ति का प्रबंध करें, सारी ज़मीन का इस्तेमाल करें ताकि सभी को भरपेट खाना मिले। इसके अलावा निर्माण मंत्रालय में कर्मियों की कमी के कारण उन खनिज संसाधनों का प्रबंधन अस्थायी रूप से आपके द्वारा किया जाएगा। तुरंत जनशक्ति को व्यवस्थित करें और बिना बर्बादी के इन संसाधनों का पूरा उपयोग करें। चाहे वह भोजन हो या पैसा, मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी सहायता करूंगा। संक्षेप में सिर्फ एक वाक्य, हमारी अर्थव्यवस्था को यथाशीघ्र ठीक करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हेशेन को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हुआ, लेकिन उसने लिन बेइफान का उस पर पूरा भरोसा भी महसूस किया। किसी काम को करना एक अवसर है। महाराज, निश्चिंत रहें, आपका विनम्र सेवक कोई कसर नहीं छोड़ेगा और केवल मृत्यु पर ही विश्राम करेगा। हेशेन ने सिर झुकाया और फिर वापस चला गया। एनलुशान, अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आगे आएं। आपका सेवक आ गया है। आनलुशान सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ा। हाल के दिनों में मंत्री एन ने हमारे सैनिकों को उत्तर की ओर ले जाकर मोकिंगडम की सेनाओं को 2 बार हराया है। आपकी क्षमताएं उत्कृष्ट हैं और आपका योगदान बहुत बड़ा है। इसलिए मैं अब आपको राष्ट्र के जनरल के रूप में नियुक्त करता हूं, जिसकी कमान 200,000 की सेना के पास होगी। ये बात सबको पता होनी चाहिए। महामहिम, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद, अनलुशान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। राष्ट्र का जनरल पहले से ही शाही दरबार में दूसरे दर्जे का अधिकारी होता है। 5 रैंक सैन्य अधिकारी प्रणाली में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्रैंड जनरल चाई यूलांग हैं, लेकिन चूंकि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए अनलुशान को सैन्य कमांडरों में अग्रणी माना जा सकता है। इसके अलावा 200,000 सैनिकों की कमान के साथ उनकी स्थिति ऊंची और शक्तिशाली दोनों है। मंत्री आन, एक काम हाथ में है। युद्ध मंत्रालय में कर्मियों की कमी के कारण मेरे पास ये काम आपको सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाराज, कृपया बोलिए, अनलुशान ने कठोर चेहरे से कहा। मैं तुम्हें जो कार्य दे रहा हूं वह है सैनिकों की संख्या बढ़ाना और सेना का विस्तार करना। लिन बेइफान ने आह भरते हुए कहा, हाल के दिनों में हमने मोकिंगडम को 2 बार हराया है। हालांकि हमारी सैन्य शक्ति बहुत सीमित है, इसलिए हम उन क्षेत्रों पर कब्जा करने में असमर्थ हैं जिन्हें हमने खोला है और हमें उन्हें छोड़ना पड़ा है। हमें भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अतीत को याद रखना चाहिए। इसलिए हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक सैनिकों को भर्ती करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महाराज, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। एनलुशान ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। महाराज, हमें कितने अतिरिक्त सैनिक जुटाने चाहिए? चलो 300,000 से शुरू करते हैं, लिन बेइफान ने कहा। एनलुशान चौंक गया। महाराज, क्या 300,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? हमारे देश की कुल आबादी सिर्फ 3 मिलियन है और हमारे पास पहले से ही 300,000 सैनिक हैं। राष्ट्रीय खजाना पहले से ही उन्हें सहारा देने के लिए काफ़ी दबाव में है। मुझे डर है कि 300,000 और सैनिकों की भर्ती करनी पड़ेगी। निश्चिंत रहें, हमारे देश के पास अब पर्याप्त भोजन और धन है, जो 600,000 की सेना का समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम है। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको बस सैनिकों, कुलीन सैनिकों की भर्ती करनी है। हाँ महाराज, अनलुशान ने आदेश स्वीकार कर लिया। चूंकि सम्राट ने ऐसा कह दिया था, इसलिए वह आगे बढ़कर ऐसा ही करेगा। इसके बाद लिन बेइफान ने योग्यता पर चर्चा जारी रखी और पुरस्कार दिए। इस अवधि के दौरान जिसने भी असाधारण प्रदर्शन किया उसे पदोन्नत किया गया, और जो लोग बिना कोई योगदान दिए सिर्फ अपनी सीटें गर्म कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन परिवर्तनों के साथ पूरे न्यायालय का स्वरूप एकदम नया हो गया। हालांकि दरबार पर नजर डालने के बाद लिन बेइफान को अभी भी लगा कि वहां बहुत कम लोग थे जो काम आ सकें। आखिरकार एम्पायर सैंडबॉक्स के साथ वह निश्चित रूप से बाहर की ओर विस्तार करने की योजना बना रहा था और उसे सेवा देने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी। लेकिन वह अभी भी एक छोटा सा राज्य था और इसके अलावा वह एक मूर्ख सम्राट कहलाने का कलंक ढो रहा था। कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके साथ शामिल होने को तैयार होगा? इस समय लिन बेइफान ने प्रधानमंत्री और ग्रैंड जनरल के बारे में सोचा, जो न केवल सक्षम थे बल्कि वफादार और समर्पित भी थे। क्या मुझे उन्हें वापस बुलाना चाहिए?
जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। ये सही समय नहीं है। वे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका शासन दर्शन मेरे साथ संघर्ष करता है। उन्हें अब वापस लाना वास्तव में मेरी योजना के लिए हानिकारक होगा। जब समय सही होगा तब इस बारे में बात करेंगे। add latest 8 at no val bin co only। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 28। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C28 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 28। राजधानी शहर के द्वार पर एक सैनिक शाही फरमान लगा रहा था। शाही आदेश का लगाया जाना इस बात का संकेत था कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है, और आसपास के सभी आम लोग एकत्रित हो गए। मिस्टर सिपाही, इस पर क्या लिखा है? इतने सारे अक्षर हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या तुम मुझे पढ़कर सुना सकते हो? क्या फिर कुछ बड़ा घटित हुआ है? जब सिपाही ने शाही नोटिस लगाना समाप्त कर दिया, तो वह उत्सुक भीड़ की ओर मुड़ा और जोर से बोला, सुनो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। पृथ्वी के ड्रैगन के पलटने के कारण कई खनिज भंडार खोजे गए हैं, और इस प्रकार शाही दरबार 100,000 लोगों को खनन के लिए भर्ती कर रहा है। जब तक आप आदेशों का पालन करते हैं और बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत करते हैं, आपको 300 वेन का मासिक वेतन मिलेगा। TLN वेन सिक्कों की मुद्रा की एक इकाई है जिसका ऐतिहासिक रूप से चीन में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा शाही दरबार में दिन में 2 बार भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए आइए और साइन अप करें। इस खबर से वहां उपस्थित लोगों में तुरंत हलचल मच गई। क्या शाही दरबार हमें खनन के लिए बुला रहा है और हमें 300 वेन की मासिक आय मिलेगी? ये बहुत सारा पैसा है। मैं इतना पैसा 2 महीने में भी नहीं कमा सकता। और इसमें भोजन भी शामिल है, दिन में 2 बार भोजन। add latest 8 at no val bin co only। ये वास्तव में एक महान अवसर है, मुझे अवश्य साइन अप करना चाहिए। एक क्षण में ही आम लोग उत्साहित हो गए। भीड़ में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। आप देखिए, उनके जैसे आम लोगों के लिए पूरे महीने कड़ी मेहनत करके उन्हें सिर्फ 200 वेन मिल सकते थे, और 300 वेन को बहुत ज्यादा वेतन माना जाता था। और अब भोजन सहित दिन में 2 बार भोजन मिलना, यह एक सपने जैसी नौकरी थी। सर, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हम वाकई खनन करके महीने में 300 वेन कमा सकते हैं, और इसमें भोजन भी शामिल है? सिपाही ने मुस्कुराते हुए शाही घोषणा पर टैप किया। यह शाही आदेश है जिसे महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से जारी किया है। ये झूठा कैसे हो सकता है? तुम क्या सोचते हो? जब तक तुम कठिनाई सहन कर सकते हो, तुम थोड़ा और कमा भी सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमांडर। हर कोई बहुत खुश था। कमांडर, मैं अभी साइन अप कर रहा हूँ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं जवान हूँ, मुझमें बहुत सहनशक्ति है, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मुझे चुनिए। मैं कठिनाई सहने में विशेष रूप से अच्छा हूँ। हर कोई नामांकन के लिए उत्सुक था, नौकरी पाने के लिए उत्सुक था। चुप रहो, सब लोग चुप रहो, अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है। सिपाही जोर से चिल्लाया। इस बार शाही दरबार ने 100,000 लोगों को खनन के लिए और 200,000 लोगों को भूमि साफ करने और खेती करने के लिए भर्ती करने का आदेश जारी किया है। भूमि पर काम करने वालों को 200 वेन की मासिक आय मिलेगी, और उन्हें भोजन और आवास भी प्रदान किया जाएगा। बहुत कम लोग इसके लिए आकर्षित हुए, क्योंकि मात्र 200 वेन की मासिक आय कोई खास नहीं थी, विशेषकर तब जब इसका अर्थ अपना घर बार छोड़ना था, और खनन की तुलना में ये कहीं कम आकर्षक था। उस समय सैनिक ने घोषणा जारी रखी, साफ की गई भूमि से प्राप्त अनाज को आप लोगों के साथ साझा किया जा सकता है, जिसमें 50% प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। क्या हमें अनाज भी मिल सकता है? 50%? इतनी अनुकूल शर्तें? यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। एक बार फिर सभी लोग उत्साहित हो गए। आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी भी भोजन है। भोजन को लेकर उनके दिल में कोई घबराहट नहीं है, और बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने से न केवल मजदूरी और भोजन मिलता है, बल्कि फसल की उपज का 50% भी प्राप्त होता है। यह एक शानदार अवसर है। इसलिए बहुत से लोग प्रलोभन में पड़ गए। मैंने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया है। मैं साइन अप करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से खेती में अच्छा हूँ। कमांडर, मुझे चुनें। चुप रहो, एक आखिरी बात बतानी है। सैनिक जोर से घोषणा करता रहा। हम इस बार भी भर्ती कर रहे हैं। 300,000 सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, जिनकी उम्र 16 से 30 के बीच है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप आकर पंजीकरण करा सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे सैन्य वेतन में वृद्धि हुई है, यह अब 500 वेन प्रति माह है। यदि आप असाधारण प्रदर्शन करते हैं और सराहनीय कार्य करते हैं, तो आपको अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे, जैसे कि भूमि और इसी तरह के अन्य पुरस्कार। आप जितने अधिक पुण्य अर्जित करेंगे, आपको उतना ही अधिक मिलेगा, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लोग एक बार फिर उत्साह से भर गए।
सेना में वेतन बहुत अधिक है, मैं मानदंडों को पूरा करता हूँ, मैं सेना में शामिल होने जा रहा हूँ। युद्ध के मैदान में सर पर दौड़ना, महान कार्य करना, ये सचमुच मनुष्य का स्वप्न है। उस दिन शाही आदेश ने ज़िया साम्राज्य को उलट-पुलट कर दिया। पूरे ज़िया साम्राज्य के आम लोगों ने उत्साह और उमंग से भरी एक रात बिना सोए बिताई। कुछ लोगों ने खनिक बनने के बारे में सोचा, कुछ ने ज़मीन वापस पाने के लिए किसान बनने के बारे में सोचा और कुछ ने सेना में भर्ती होने के बारे में सोचा। लेकिन चाहे वे कोई भी व्यवसाय चुने, उन्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। और यह बात अविश्वसनीय गति से पड़ोसी राज्य तक फैल गई, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। अब वह छोटा मूर्ख सम्राट किस मुसीबत में फंस गया है। वह 100,000 खनिकों, 200,000 अग्रणी किसानों और 300,000 सैनिकों की भर्ती कर रहा है और वह उच्च वेतन की पेशकश कर रहा है। ये सब मिलाकर कम से कम 200,000 टेल चांदी प्रति माह बनता है, जिसका मतलब है कि उसे प्रति वर्ष 2.4 मिलियन टेल की आवश्यकता है। क्या वह वास्तव में इतनी मजदूरी वहन कर सकता है? ज़िया साम्राज्य के राष्ट्रीय खजाने की वार्षिक आय केवल 2 मिलियन टेल से थोड़ी अधिक है। उसके इस तरह के खेल से क्या राष्ट्रीय खजाना ढह नहीं जाएगा? मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि वह भोजन भी मुहैया करा रहा है। क्या उसके पास इतना अनाज है? इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह मूर्ख सम्राट निश्चित रूप से अपनी सामान्य बकवास पर है। वह किसी तरह की परेशानी पैदा किए बिना चैन से नहीं रह सकता। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वह किस प्रकार अपना और ज़िया साम्राज्य का पतन करने जा रहा है। कई लोग लिन बेईफान का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। हालांकि आम लोग बहुत लुभाए गए, क्योंकि लिन बेईफान द्वारा प्रस्तावित वेतन बहुत अधिक था, जो उनकी सामान्य नौकरियों से कम 30 से 40% अधिक था, और इसमें भोजन भी शामिल था, जिसका अर्थ था कि वे काफ़ी धन बचा सकते थे। बचाए गए धन का उपयोग घर बनाने और पत्नियां खोजने में किया जा सकता है। इस प्रकार कई आम लोग आशा भरे दिलों के साथ ज़िया साम्राज्य की ओर बढ़े। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 29। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C29 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 29। शाही महल के अंदर याओ याओ ने गुस्से से कहा, लिन बेईफान, क्या तुम फिर से पागल हो गए हो? क्या तुमने अपना होश खो दिया है? क्या तुम्हारा राष्ट्रीय खजाना इतने सारे लोगों को नौकरी पर रखने और इतना ऊंचा वेतन देने में सक्षम है? मैंने हिसाब लगाया है, मासिक वेतन 200,000 टेल से ज़्यादा है, जो सालाना 2.4 मिलियन टेल के बराबर है। आपका राष्ट्रीय खजाना इस बोझ को सहन नहीं कर सकता। इसे बदलने के लिए अभी भी समय है, आपको इसे तुरंत सुधारना चाहिए। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, कोई बदलाव नहीं। याओ याओ चिंतित हो गई, तुम तर्क क्यों नहीं सुनोगे? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। ऐसा करके ही हम ज़िया साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज़ गति से पुनर्जीवित कर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। याओ याओ ने जोर देकर कहा, क्या सोच समझकर किया गया? मुझे लगता है कि तुम बस यूं ही इस विचार पर आ गए। लिन बेईफान ने फिर अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाले 3 इंजन हैं, उपभोग, निवेश और निर्यात? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? याओ याओ ने उलझन में कहा। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता था। आप जैसे आर्थिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति को ये सब समझाना बेकार है। याओ याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नज़र से देखने की? याओ याओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगी? ठीक है, मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूँ। लिन बेईफान ने अपना गला साफ किया, चाय का एक घूंट लिया और फिर कहा, आपने ज़िया साम्राज्य में आर्थिक स्थिति देखी है। बाजार उदास है और लोगों की आजीविका मुरझा रही है क्योंकि आम लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन तो ज़िया साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पहला कदम आम लोगों के हाथों में पैसा देना है। इसीलिए मैं उच्च वेतन की पेशकश कर रहा हूँ, ताकि आम लोग पैसा कमा सकें और खर्च करने के लिए पैसा रख सकें। हम और फिर क्या? याओ याओ ने बार बार सिर हिलाया। आम लोगों के हाथ में पैसा आने के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसे खर्च करने, चीज़ें खरीदने निकल पड़ते हैं। व्यापार में हमेशा व्यापारियों की ज़रूरत होती है ना? इसलिए आम लोगों के साथ व्यापार करने वाले ज़्यादा व्यापारी हो गए। इस तरह व्यापारी अमीर हो गए, है ना? हम आगे बताओ। याओ याओ ने बार बार सिर हिलाया। एक बार जब व्यापारियों के पास पैसा आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करते हैं? बेशक वे व्यापार करना और पैसा कमाना जारी रखते हैं। अगर वे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से अपने व्यापार के पैमाने का विस्तार करेंगे, और ऐसा करने के लिए उन्हें ज़्यादा लोगों को काम पर रखना होगा। नतीजतन ज़्यादा आम लोग पैसा कमाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, यही विचार है। याओ याओ ने सिर हिलाया। जब आम लोग पैसा कमाते हैं तो वे निश्चित रूप से इसे खर्च करेंगे।
एक बार जब वे पैसा खर्च करते हैं तो यह व्यापारियों को बढ़ने और विस्तार करने, व्यापार करने के लिए अधिक लोगों को काम पर रखने के लिए मजबूर करता है और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। लिन बेइफान ने अपने हाथ फैलाए और हंसे। अंत में जब सभी के पास नौकरी होगी, सभी के पास पैसा होगा और हर कोई वह जीवन जी रहा होगा जो वह जीना चाहता है, तो क्या अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा? वास्तव में हर कोई अमीर है, लेकिन आप घाटे में हैं। आपका राष्ट्रीय खजाना लंबे समय तक इसे बनाए नहीं रख सकता है। याओ ने कहा, V is it N0 V L/B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis and closing parenthesis .co for the BS novel reading experience से। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। कौन कहता है कि मैं घाटे में हूँ? मैं करों के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं उतना ज़्यादा कर देते हैं और मैं भी अमीर हो जाऊँगा, क्या आपको नहीं लगता? याओ अवाक रह गई और हकलाते हुए बोली, यही तो तर्क है। लेकिन पैसा इतना ही है, अगर हर कोई कमाता है तो आखिर में कौन हारेगा? कोई नहीं हारता, सब कमाते हैं। लिन बेइफान ने जोर से घोषणा की, क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये केवल वस्तुओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। ये तभी असली पैसा बनता है जब ये प्रचलन में आता है। ये जितनी तेजी से प्रसारित होता है उतना ही अधिक पैसा होता है और हर कोई उतना ही अधिक कमाता है। अगर यह प्रसारित नहीं होता है तो ये कुछ भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। याओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह लिन बेइफान द्वारा कहे गए हर एक शब्द को समझ गई। वे सभी अर्थपूर्ण थे, लेकिन जब एक साथ रखा गया तो वह उन्हें समझ नहीं पाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर पैसा पैसा नहीं है तो फिर और क्या है? ऐसा क्यों है कि जब ये प्रचलन में आता है तभी इसे असली मुद्रा माना जाता है? ये जितनी तेजी से प्रसारित होगा उतना ही अधिक पैसा होगा और हर कोई उतना ही अधिक कमाएगा। संचलन के बिना पैसा कुछ भी नहीं है। याओ को लगा जैसे लिन बेइफान उसकी बुद्धिमत्ता को दबा रही है और उसने चिढ़कर कहा, लिन बेइफान, क्या तुम इस तरह बोल सकते हो कि मैं समझ सकूं? ठीक है, मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। लिन बेइफान ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे पास कितने सारे खनिज हैं, उन पर गौर करें। अगर हम उन्हें बेचते हैं तो क्या हम पैसे नहीं कमाते? पैसे कमाने के बाद अगर इसे सभी आम लोगों में समान रूप से वितरित किया जाता है तो क्या हर कोई लाभ नहीं कमाता? इसे क्या कहते हैं? इसे निर्यात के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना कहते हैं, समझे? मैं इसे आसानी से समझ सकता हूँ। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? याओ आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। लिन बेइफान ने अवाक होकर आकाश की ओर देखा। भोजन के बारे में क्या? याओ ने उत्सुकता से पूछा, भले ही तुमने मुझसे बहुत सारा अनाज खरीदा हो, लेकिन इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये सब आधे साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आधा साल काफ़ी है, क्योंकि आधे साल के बाद शरद ऋतु की फसल होगी और हमारे पास अपना अनाज होगा। लेकिन आपके ज़िया साम्राज्य की भूमि संभवतः पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर सकती। ये निश्चित रूप से हो सकता है। मौजूदा कृषि भूमि के अलावा अन्य क्षेत्रों को खेती के लिए साफ किया जा रहा है और वे पूरे देश को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करेंगे। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो हम इंतजार करके देख सकते हैं। लिन बेइफान ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 30। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C30 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 30। आइए निर्यात के मुद्दे पर बात करें। याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपने अयस बेचने का उल्लेख किया है तो इसे मुझे बेचने के बारे में क्या ख्याल है? मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक कीमत दूंगा। लिन बेइफान भी मुस्कुराया, मैं इसे आपको बेच सकता हूं, लेकिन ये बाजार मूल्य पर होना चाहिए। बाजार मूल्य? ये कैसे संभव है? याओ ने उग्र भाव से कहा, आपकी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई है, इसलिए आप केवल मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं। अगर मैं अभी भी बाजार मूल्य पर आपका सामान खरीदता हूं तो ये बेवकूफ़ी होगी। लिन बेइफान ने जवाब दिया, ये सच है कि ज़िया साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई है, लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ कुलीन परिवारों पर ही पड़ा है। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कई शक्तियां हैं। जब दूसरों को पता चलेगा कि मेरा अयस्क सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे कुलीन परिवार उदासीन रहेंगे? क्या आपको लगता है कि दूसरे देश उदासीन रहेंगे? याओ को पता था कि उसने जो कहा वह सच था। अगर यह एक अच्छा उत्पाद होता तो हर कोई इसके लिए हाथ पांव मारता। लिन बेइफान के हाथ में एक बहुत बढ़िया वस्तु थी। वैसे भी इसे बाजार मूल्य पर बेचने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या आप मुझे थोड़ी छूट नहीं दे सकते? याओ ने पलक झपकाते हुए संकेत दिया, आखिरकार हम अच्छे दोस्त हैं। जब तुम्हारा राष्ट्र संकट में था और तुम खतरे में थे तो याओ ने तुम्हारी मदद करने, हथियारों को खत्म करने, तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए अपनी तलवार खींचने में संकोच नहीं किया।
क्या तुम वह सब भूल गए हो? मैं भूल गया हूँ, लिन बेईफान ने व्यंग्य किया। उस समय तुम मुझे मारने के लिए ही आए थे। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं मर चुका होता। और बाद में तुमने मुझसे 50% अतिरिक्त पैसे ठग लिए। तुम कैसे सुझाओगे कि हम इस हिसाब को कैसे चुकाएं? याओ याओ ने दिल टूटते हुए कहा, मुझे लगा था कि हम दोस्त बन गए हैं, कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि हम दोस्त भी नहीं थे। मुझे लगा था कि हमारे बीच जो कुछ भी है वह भावनाओं का बंधन है, लेकिन अंत में ये सिर्फ व्यापार है। ठीक है, चलो बाजार मूल्य के साथ चलते हैं। भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इसे याओ याओ ने तुम्हारे बारे में एक सबक सीखा है। लिन बेईफान अवाक रह गया। दिखावा बंद करो। मैंने तुम्हारी चालें पहले ही देख ली हैं। तुम्हें छूट देना असंभव नहीं है, लेकिन क्या? याओ याओ की आंखें चमक उठीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम पैसे देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बाजार मूल्य पर बेचूंगा। हालांकि अगर तुम अनाज और अन्य सामान ले जाते हो तो मैं तुम्हें 20% छूट दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? लिन बेईफान ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं। याओ याओ ने खिलखिलाकर हंसते हुए लिन बेईफान के हाथ से 2 और उंगलियां निकाली, जब तक कि केवल एक अंगूठा ही नहीं रह गया। लिन बेईफान का चेहरा काला पड़ता देख उसने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाली और एक उंगली बाहर निकाल ली। फिर उत्सुकता से उसने पूछा, 30% छूट कैसी रहेगी? इतनी सारी आपूर्तियां यहां तक लाने और ले जाने के लिए भी बहुत ज्यादा जनशक्ति और संसाधनों की जरूरत होती है। क्या आपको लगता है कि अयस्क खनन में जनशक्ति और संसाधनों की खपत नहीं होती? लिन बेईफान ने जवाब दिया। याओ याओ ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन दूसरों की तुलना में बहुत कम। आपकी खदानें लगभग सभी खुली खदानें हैं, आप सीधे अयस्क उठा सकते हैं। खनन के लिए वास्तव में इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, आह, मेरे कंधे थोड़े थक गए हैं। याओ याओ संकेत को समझते हुए जल्दी से लिन बेईफान के पीछे चले गए और उसके कंधों की मालिश करना शुरू कर दिया। मुझे इसमें आपकी मदद करने दें। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, महाराज, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बुरा नहीं है, आपकी तकनीक काफ़ी पेशेवर है। ये सिर्फ। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। हाल ही में मैं राज्य के मामलों में व्यस्त रहा हूँ, खुद पर बहुत अधिक काम कर रहा हूँ और मुझे चक्कर और सुस्ती महसूस हो रही है। महाराज, मुझे आपके लिए अपने मंदिरों को दबाने की अनुमति दें। याओ याओ ने लिन बेईफान के मंदिरों को धीरे से दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, महाराज, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर, लेकिन। लिन बेईफान ने अपनी जांघ थपथपाई। मैं बहुत देर से बैठा हूँ और मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए हैं। महाराज, मैं आपके पैरों की मालिश करूंगी। याओ याओ नीचे बैठ गई और लिन बेईफान के पैरों की मालिश करने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने इस अनुभूति का आनंद लिया, आत्मसंतुष्टि के साथ मुस्कुराया, विश्वास किया कि वह इस धनलोलुप जादूगरनी को वश में कर सकता है। याओ याओ ने अपने दांतों को भींच लिया और मन ही मन लिन बेईफान को कोसने लगी। हे मूर्ख सम्राट, तुमने मिस याओ याओ से ऐसे दासतापूर्ण कार्य करवाए। यदि पवित्र संप्रदाय न होता तो याओ याओ को ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ता। छोटे मूर्ख सम्राट, बस तुम प्रतीक्षा करो। एक बार याओ याओ ने ऑर्डर सुरक्षित कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। इस समय लिन बेईफान थोड़ा बहक गया और बोला, याओ याओ, मेरा बिस्तर थोड़ा ठंडा है। याओ याओ, जो बदला लेने की योजना बना रहा था, बोल पड़ा, महाराज, मुझे अपना बिस्तर गर्म करने में मदद करने दीजिए। टीएन उसके साथ सोते हुए। लिन बेईफान, याओ याओ, NOVEL पर लेटेस्ट नॉवेल्स की जांच करें। 3 सेकंड बाद। लिन बेईफान, ओह 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 ओह। 1 मिनट बाद। जब याओ याओ ने रक्त संचार को बढ़ावा देने और चोटों को दूर करने के लिए लिन बेईफान के पैर की मालिश की तो उसने कहा, अगर यह सोना, चांदी या कोई कीमती धातु है तो बाजार मूल्य पर व्यापार करें। अगर यह सामान है तो आप 30% की छूट देंगे। लिन बेईफान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण मामला है, शायद हमें इस पर आगे विचार करना चाहिए। इसमें विचार करने की क्या बात है? चलो बस खुशी खुशी इस पर फैसला करते हैं। याओ याओ ने अपनी जांघ पर थपकी दी। लिन बेईफान, ओह 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 ओह। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।